हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिग्री प्लस डिप्लोमा होल्डर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं PGCIL जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन के लिए क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने 2 क्लासेस ले चुके हैं। आज तीसरा क्लासेज है जिसमें हम बात करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपको बता दें ये हेल्पफुल रहेगा PGCIL टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए भी। इसरो टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन से आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि आप PGCIL टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आपको टॉप 25 क्वेश्चन बताते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट मिक्स रहेंगे, सभी क्वेश्चन। चलिए अब आपको बताते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की रेटिंग डैश में होती है। इसका पहला ऑप्शन है KVA में, बी ऑप्शन है HP, सी ऑप्शन है KW, डी ऑप्शन है KH। तो इसका फर्स्ट जो सही आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन KH, यानी KW में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा KW में होता है। तो ऑप्शन की बात करें, इसमें पहला ऑप्शन क्या है KVA, ये किसकी रेटिंग है? ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। बी ऑप्शन की बात करें HP, ये किसकी रेटिंग होती है? ये मोटर की रेटिंग HP में होती है। और KW तो आपको बता दिए ये डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है। और KH ये किसी की रेटिंग नहीं होती है। चलिए, उम्मीद है सभी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर एक क्या है? आपको बताना है ट्रांसफार्मर क्या है। पहला ऑप्शन है प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर है, बी ऑप्शन है गतिज मशीन है, सी ऑप्शन है स्टैटिक मशीन है, डी ऑप्शन है रोटेटरी कन्वर्टर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक स्टैटिक मशीन यानी स्टैटिक डिवाइस होता है। क्यों इसे स्टैटिक मशीन बोला जाता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जो मूविंग पार्ट होता है वो कोई पार्ट नहीं होता है, इसलिए हमें इसे एक स्टैटिक मशीन यानी स्टैटिक मशीन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित कहा जाता है जब प्रतिरोधों को अनुपात में डैश में होता है, यानी बैलेंस कंडीशन में, संतुलित कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज का जो समीकरण है वो क्या होता है? इसमें ऑप्शन में आपको देखकर बताना है। आपको बताएं, इसमें जो फाइंड करने के लिए हमें आमने सामने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसे इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें आमने सामने के मल्टीप्लाई करेंगे तो P से S का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा P इंटू S, और इक्वल टू क्या हो जाएगा R इंटू Q। ये यहाँ से आप पता कर सकते हैं। अब देखेंगे इसमें सभी ऑप्शन में P इंटू S कहाँ आएगा। पहले ऑप्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तो क्या होगा P इंटू S, ये हो सकता है इक्वल टू Q इंटू R, यानी ये पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो जा रहा है। बी ऑप्शन की बात करेंगे तो आप देखेंगे R इंटू S मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ R इंटू S नहीं है, देख सकते हैं ना, R इंटू Q आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात करेंगे, इसमें देख सकते हैं S इंटू R मल्टीप्लाई करेंगे तो S इंटू P होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, डी ऑप्शन में देख सकते हैं S इंटू R, यानी S इंटू P आना होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं संतुलित, यानी संतुलित कब होता है या किसे कहते हैं? बैलेंस, जब गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग है वो जीरो आती है, यानी कोई विक्षेप नहीं होता है, इसमें जो करंट होता है वो जीरो फ्लो होता है, तो उसे हम संतुलित कंडीशन यानी बैलेंस कंडीशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये डीसी जनरेटर से रिलेटेड है। इसमें पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर यानी डीसी जनित्र में फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है लेथ मशीन किस जनित्र का प्रयोग होता है, यानी लेथ मशीन में कौन सी जनरेटर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डीसी शंट जनरेटर, ऑप्शन बी डीसी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन डी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन डी क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि लेथ मशीन जो क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है वो लेथ मशीन में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शुद्ध कैपेसिटी परिषद में वोल्टेज होता है। पहला ऑप्शन 90 डिग्री से पक्षगामी होगा, यानी 90 डिग्री लैगिंग होता है, या बी ऑप्शन 90 डिग्री से अग्रगामी यानी लीडिंग होता है, सी ऑप्शन फेज में होगी यानी इन फेज होता है,
डी ऑप्शन वोल्टेज के साथ कोई कोण बनाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्या होता है, लीड होता है, यानी ऑप्शन बी अग्रगामी होता है, 90 डिग्री से अग्रगामी होता है। यहीं यदि इंडक्टिव सर्किट बोला जाता है तो क्या हो जाता है, 90 डिग्री से पश्चगामी हो जाता है। यदि यहीं रजिस्टिव शुद्ध रजिस्टिव सर्किट बोला जाता है तो ऑप्शन सी हो जाता है, यानी ये क्या है, ये प्योर इंडक्टिव के लिए होता है। ऑप्शन बी ये प्योर कैपेसिटी के लिए होता है। ऑप्शन सी ये है प्योर रजिस्टिव के लिए होता है। अब इसमें कैपेसिटी पूछा गया है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें यदि ये सभी एलिमेंट मिक्स हो जाते हैं, यानी आरएल या आरएल सर्किट हो जाए, या आरसी सर्किट हो जाए, या एलसी सर्किट हो जाए, या आरएलसी सर्किट हो जाए, कोई भी सर्किट यदि बना दिया जाएगा तो इसमें यही जो डी ऑप्शन है यही आएगा, क्योंकि वोल्टेज के साथ कोई न कोई कोण तो बनेगा ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है? इसमें पूछा जा रहा है ऐसे कौन सी क्वांटिटी है जो ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है। पहला ऑप्शन है विद्युत धारा, इसको बदलता है, एवं वोल्टेज इसको भी बदलता है, यानी पहला ऑप्शन ये दोनों को बदलता है, सही है। तो इसमें बी ऑप्शन है शक्ति, इसको नहीं बदलता है, ये नहीं बदलता है। वोल्टेज को बदलता है, शक्ति को नहीं बदलता है, आवृत्ति को यानी फ्रिक्वेंसी को नहीं बदलता है। और डी ऑप्शन में शक्ति को नहीं बदलता है, विद्युत धारा को बदलता है, यानी इससे रिलेटेड क्या पता चलता है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, ये दोनों को नहीं बदलता है। तो शक्ति पावर एंड फ्रिक्वेंसी को नहीं बदलता है, बाकी विद्युत धारा और वोल्टेज को ये चेंज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है ब्लोअर और पंखे में कौन सी मोटर लगाई जाती है। ऑप्शन ए डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी ये सभी। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीसी शंट मोटर इस्तेमाल किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर कहाँ यूज किया जाता है आपको बताना पड़ेगा, ये ये कहाँ यूज किया जाता है आप बता सकते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए चित्र में दर्शाए गए परिपथ की कुल धारा आपको बतानी है, यानी कुल करंट आपको बताना है कि कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, यानी आई की वैल्यू बतानी है। इसमें देखेंगे ये दोनों सर्किट जो है ये पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं, जो ये रेजिस्टेंस है, तो इसमें देखेंगे कि इसमें 3 एम्पियर जा रहा है, इसमें 4 एम्पियर, यानी यहाँ से टोटल कितने एम्पियर गया होगा, यहाँ से टोटल 7 एम्पियर गया होगा। तो इसमें 3 डिवाइड हो गया, इसमें 4 डिवाइड हो गया, यानी टोटल 7 एम्पियर गया होगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। या आप केसीएल भी लगा सकते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ केसीएल इस पॉइंट पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये करंट आई जा रहा है, तो यहाँ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल आउटगोइंग कितना करंट है 3+4, यानी 3+4 करेंगे तो भी आप 7 आ जाएगा, 7 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ होता है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी सिलिका जेल, ऑप्शन डी खनिज तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें खनिज तेल भरा होता है, क्योंकि जो ब्रीदर होते हैं वो क्या काम करता है, वो बाहरी वातावरण के जो कण होते हैं जो ट्रांसफार्मर में न जाए उसे रोक लेता है। इसमें तेल रहता है, वो जो कण होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसमें खनिज तेल भरा होता है। आगे बात करते हैं ऑप्शन की। इसमें जो सिलिका जेल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्यों उपयोग किया जाता है। सिलिका जेल जो है ये नमी के मॉइस्चर को, यानी नमी की जो होती है उसमें जो इसे हवा में जो नमी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है पानी वो ना जाए, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सिलिका जेल यही काम करता है। ये कौन से कलर का होता है ये भी पूछा जाता है, ये नीले रंग का होता है। आप कभी लैपटॉप वगैरह खरीदे होंगे तो उसमें भी सिलिका जेल पैकेट आप देखे होंगे, ये पैकेट ऐसे पैकेट इसमें गोली के आकार का रहता है, वो पैकेट भर दिया जाता है ताकि इसमें जो नमी हो उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिए गए है चित्र में वोल्टमीटर 2 की रीडिंग क्या होगी। यहाँ वोल्टमीटर 2 जो है इसकी रीडिंग आपको बतानी है, क्या कितने वोल्ट वोल्ट ये रीड करेगा। ये देखिए ये 100 ओम का, ये 100 ओम का है, यहाँ टोटल जो है वो 250 वोल्ट का है। तो ये यहाँ से V2 फाइंड करेंगे, V2 क्या आ जाएगा, टोटल वोल्टेज 250 है, तो जिसमें फाइंड करना होता है V2 में फाइंड करना है, यानी 100 ओम डिवाइड बाई टोटल होता है,
तो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ से 0 से 0 काट करेंगे, 2 से ये कट करेंगे तो 125 आ जाएगा, यानी V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 वोल्ट आ जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा समीकरण डीसी जनित्र यानी डीसी जनरेटर के लिए प्रयोग होता है। तो इसका फार्मूला जो होता है इक्वल टू होता है NP5Z/60A होता है। तो ये इसमें कौन सा मैच कर रहा है, NP5Z/60A ऑप्शन सी मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। ऑप्शन ए मैक्सवेल, बी ऑप्शन गॉस, सी ऑप्शन टेस्ला, डी ऑप्शन वेबर। इसका सही आंसर हो जाएगा वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है एक पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग जनरेटर में समांतर पथों की संख्या होगी। तो आपको बता दें दो तरीके की वाइंडिंग होती है, एक लैप वाइंडिंग होती है, एक वेव वाइंडिंग होती है। लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या यानी E इक्वल टू होता है वो M इंटू P होता है। वेव वाइंडिंग में जो होता है समांतर पथों की संख्या इक्वल टू E इक्वल टू 2 इंटू M होता है। यहाँ M क्या है, वो सिंप्लिसिटी होता है, जो कि मल्टीप्लिसिटी होता है, यानी सिंप्लेक्स है तो M इक्वल टू 1, डुप्लेक्स है तो M इक्वल टू 2, ट्रिप्लेक्स है तो M इक्वल टू 3 रखा जाता है। यहाँ सिंप्लेक्स दिए गए है यानी M इक्वल टू 1 पुट करेंगे, और पोर्ट्स दिए गए हैं कितना 8 दिए गए हैं, यानी 1 इंटू 8 कितना आ जाएगा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यानी जो समांतर पथों की संख्या क्या हो जाएगी लैप वाइंडिंग में 8 हो जाएगी। यदि हमें वेव वाइंडिंग दिया गया होता तो क्या हो जाता है इक्वल टू 2 इंटू सिंप्लेक्स दिया है 1 यानी 2, यानी वेव वाइंडिंग दिया हुआ होता तो समांतर पथों की संख्या 2 होती, और लैप वाइंडिंग दिया गया है तो समांतर पथों की संख्या 8 हो जाएगी। इसमें लैप दिया गया है इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी 8 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शुद्ध कैपेसिटी परिषद में वोल्टेज की जो ये तो एक बार हो गया है, इसमें क्या होता है ये है पश्चिमगामी एल के लिए होता है, और कैपेसिटर के लिए ये अग्रगामी होता है, फेज के लिए जो इन फेज के लिए रेजिस्टिव होता है, और ये RL या RC या RLC के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, या पहला ऑप्शन Z/R, बी ऑप्शन R/Z, सी ऑप्शन XL/Z, या डी ऑप्शन XC/Z। इसका सही आंसर हो जाएगा R/Z होता है। ये इसके कई फार्मूले हैं, आपको बता दें सभी। तो पावर फैक्टर इक्वल टू होता है R/Z ये होता है, और cos 5 भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। P/S भी होता है, आपको ये सभी फार्मूले पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक के याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया गया है इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है। तो स्टेप अप के लिए क्या होना चाहिए, जो प्राइमरी साइड होता है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए, सेकेंडरी के ज़्यादा होने चाहिए। सेकेंडरी के ज़्यादा होंगे तभी स्टेप अप होगा। तो यहाँ देख सकते हैं सेकेंडरी ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर देन प्राइमरी, यदि ये NP का मतलब होता है नंबर ऑफ प्राइमरी साइड टर्न्स कितने हैं, और यहाँ सेकेंडरी साइड टर्न्स कितने हैं NF का मतलब होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये सही आंसर हो जाएगा, यहाँ सेकेंडरी साइड ग्रेटर देन प्राइमरी साइड होना चाहिए। और इसमें ऑप्शन की बात करें, इसमें ऑप्शन देख सकते हैं परिवर्तित होता रहता है, ये ऑप्शन गलत है। और ये देख सकते हैं कि NP ग्रेटर देन NF यानी प्राइमरी साइड ज़्यादा होता है सेकेंडरी साइड के कंपेरिजन में। तो ये कब होता है, ये स्टेप डाउन के लिए होता है, यहाँ स्टेप डाउन के लिए बोल सकते हैं ये कंडीशन होता है। और ये कौन सा कंडीशन होता है NF इक्वल टू NP, ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के लिए होता है, दोनों बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये ट्रांसफार्मर को एडी करंट से रक्षित करने हेतु कोर को डैश ये बनाया जाता है। पहला ऑप्शन हाई स्पीड स्टील, बी ऑप्शन माइल्ड स्टील, सी ऑप्शन कास्ट आयरन, या डी ऑप्शन सॉफ्ट आयरन। इसका जो होता है ये सॉफ्ट आयरन, डी ऑप्शन से ये सॉफ्ट आयरन का रखा जाता है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको यदि आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस चाहते हैं तो जैसे मैंने पहला क्लास लिया था, यदि आप वैसे चाहते हैं तो आप कमेंट करें सब्जेक्ट वाइज क्लास में, या आप ऐसे मिक्स वे में सभी क्वेश्चन मिक्स में चाहते हैं तो आप ये भी फीडबैक दें, फीडबैक जरूर दें, क्योंकि तभी मुझे
पता चलेगा कि कैसे आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। उम्मीद है सब कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद।